आज हम एक ऐसे युद्ध की बात कर रहे हैं जो कह सकते हैं काफ़ी पर्सनल है। मैंने कई संघर्षों पर विश्लेषण किया है, लेकिन कोई भी इतना करीब से महसूस नहीं हुआ। जैसा कि यहाँ लिखा है, मैंने वॉर्स पर बहुत सारे विश्लेषण किए हैं, लेकिन ये मामला बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। और इसकी सीधी सी वजह यह है कि सिर्फ कल सुबह तक मैं अपनी फैमिली के साथ दुबई में ही था, और जिस होटल में धमाकों की खबर आई वो हमारे होटल से बस सड़क के उस पार था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था जब हमने सुबह सुबह अपनी फ्लाइट पकड़ी। लेकिन हवा में शायद 2-3 घंटे ही हुए होंगे कि खबर आई, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। और जब हम लैंड हुए तो हमारे फ़ोन दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरों से भरे हुए थे, जो पूरी तरह से धुएं में डूबा हुआ था। ये सब देखना वाकई दिल दहलाने वाला था, खासकर इसलिए क्योंकि मेरे ही परिवार के कुछ लोग जिनकी फ्लाइट कुछ घंटे बाद थी वो नहीं उड़ पाए। उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं और वो अभी भी उसी अनिश्चितता के बीच दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। लेकिन इस सारी तबाही के बीच एक कह सकते हैं राहत की बात थी, और वो थी यूएई का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम। ये आंकड़े देखिए। ऑफिशियल फिगर्स बताते हैं कि ईरान ने जो 1195 ड्रोन्स छोड़े वो सारे के सारे इंटरसेप्ट हो गए, और 1137 मिसाइलों में से 1132 को हवा में ही रोक दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो आग और धुआं दिख रहा था ना, वो असल में सीधे हमलों से नहीं, बल्कि हवा में ही तबाह हुए ड्रोन्स और मिसाइलों के मलबे के गिरने से था। तो सवाल ये उठता है कि यूएई को इतने बड़े हमले से खुद को बचाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि ये एक बहुत बड़े संघर्ष का हिस्सा है, अमेरिका और इजराइल का ईरान पर एक चौतरफा ऑल आउट मिलिट्री हमला। और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये कोई एक दिन का हमला नहीं है, नहीं, ये एक मल्टी डे कैंपेन है जिसका कोड नेम रखा गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इसका जो घोषित लक्ष्य है वो है ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर देना। और हमलों की ये लहर पूरे ईरान में फैल चुकी है। राजधानी तेहरान से लेकर ऐतिहासिक शहर इस्फहान और धार्मिक केंद्र कोम और करमानशाह तक कई बड़े शहरों पर बमबारी की खबरें आ रही हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए हैं, और इस बात की पुष्टि खुद ईरान के सरकारी टीवी ने की है। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त वो अपने दफ्तर में थे और उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी जान चली गई। और इस खबर पर तेहरान की सड़कों पर जो रिएक्शन था वो एकदम बटा हुआ था। एक तरफ कुछ लोग जश्न मना रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ लोग रो रहे थे। जाहिर है इसके जवाब में ईरान ने एक बड़ा जवाबी हमला किया, जिससे पूरा खाड़ी क्षेत्र सचमुच आग की लपटों में घिर गया। ईरान का जवाब बहुत तेज और बड़े पैमाने पर था। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ट्रू प्रॉमिस 4। और जैसा कि इन टारगेट से साफ है, ये सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं था। मिसाइलों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को निशाना बनाया, यूएई, कतर, बहरेन, कुवैत और साथ ही 27 अलग अलग अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को भी। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, ईरान का हमला सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। दुबई, कुवैत और बहरेन में 5 स्टार होटल्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स सीधे हमलों की चपेट में आए। अब चलिए देखते हैं कि इस आग का असर भारत और बाकी दुनिया पर क्या पड़ रहा है। जरा सोचें, इन्हीं खाड़ी देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। जहां मिसाइलें गिर रही हैं, वहां हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं और लाखों भारतीय कामगार हैं। एक्सपर्ट्स के लिए ये भारत का सबसे बुरा सपना है। चलिए समझते हैं क्यों। अगर ईरान हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद कर देता है, जो दुनिया का सबसे अहम तेल रूट है, तो भारत की तेल सप्लाई रातों रात ठप हो सकती है। इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। और आखिर में ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, जिससे रुपए की कीमत गिर सकती है। और इस आर्थिक संकट के बीच भारत में एक राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस हमले से ठीक 2 दिन पहले ही इजराइल के दौरे से लौटे थे। विपक्षी नेताओं का तर्क ये है कि इस दौरे की टाइमिंग ने भारत के पारंपरिक न्यूट्रल रुख को कमजोर किया, जिससे खाड़ी में रहने वाले करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि ईरान में स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। मिनाब शहर में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर बम गिरा, जिसमें कम से कम 100 बच्चियों की मौत हो गई। और विडंबना देखिए, इस घटना के बाद इजराइल का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ट्वीट करता है, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, जबकि पहला हमला उन्होंने ही किया था।
ये सब कुछ हमें इस हस्तक्षेप के पीछे के इतिहास और कुछ बड़े सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, दिसंबर 2025 में ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। लेकिन विडंबना देखिए, इस हमले से ठीक एक दिन पहले ओमान के एक मंत्री ने कहा था कि शांति समझौता बस होने ही वाला है। उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन अगले ही दिन उस उम्मीद पर बम बरसने लगे। और इस हमले के पीछे की सोच, इस माइंडसेट को समझने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट काफ़ी है, जिसमें वो ईरान के लोगों को लिखते हैं, जब हम अपना काम खत्म कर लें तो तुम अपनी सरकार पर कब्जा कर लेना। ये हमें 2003 की याद दिलाता है, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे तानाशाहों को बाहरी ताकतों ने हटा तो दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? वो देश और ज्यादा अस्थिर हो गए, आम लोगों के लिए हालात बद से बदतर हो गए और नए आतंकी संगठन पैदा हो गए। और यही सबसे बड़ा डर है। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या ईरान अगला इराक या लीबिया बनने की राह पर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दखलंदाजी वाकई शांति लाएगी, या ये सिर्फ आने वाले कई सालों के लिए और ज्यादा तबाही और अराजकता के बीज बो रही है?